नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बताई जरूरत। कहा, तर्कहीन विश्वासों की वजह से असहनशीलता। राज्यसभा टीवी के नए लुक का अनावरण। पठानकोट मामले में एसपी सलविंदर सिंह से एनआईए आज करेगी पूछताछ। हो सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट। कांग्रेस का पाकिस्तान से बातचीत जारी रखने पर जोर। वित्त मंत्री अरुण जेटली का विकास और निवेश पर जोर। कहा, आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया रहेगी जारी। राज्यों को करना होगा योगदान। अफगान सुरक्षा बलों के अभियान में 40 तालिबान लड़ाके ढेर। दरख्वास्त जिले को मुक्त कराने का दावा। वार्ता बहाली के लिए इस्लामाबाद में आज से 4 देशों की बैठक। और अरब लीग की आपात बैठक में सऊदी दूतावास पर हमले की निंदा। ईरान पर क्षेत्र में सुरक्षा संकट पैदा करने का आरोप। ईरान ने कहा, सीरिया शांति वार्ता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि नागरिकों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की जरूरत है और इसके लिए शिक्षा व्यवस्था के साथ जनसंचार माध्यमों की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। उन्होंने रविवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यसभा टीवी के नए लुक को लॉन्च करने के मौके पर ये बातें कही। कई वैज्ञानिकों की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों के साक्षात्कार पर आधारित 2 पुस्तकों का भी अनावरण किया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने रविवार को राज्यसभा टीवी के नए लुक का अनावरण किया। विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में उन्होंने विज्ञान से जुड़ी 2 किताबों का लोकार्पण भी किया। ये किताबें मोमेंट्स ऑफ यूरेका और साइंटिफिकली योर्स हैं, जो राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम यूरेका में आए वैज्ञानिकों के साक्षात्कार पर आधारित है। Transform nuclear energy to a level where it is immune to any disaster syndrome. उपराष्ट्रपति ने समाज में अंधविश्वास और कुरीतियों पर चिंता जताई और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की वकालत की। Based on these dubious foundations, irrational faiths and beliefs based on unscientific prejudices and habits still persist. There is intolerance of criticism and questioning. It is ironical that the latest information technology tools are used for propagation of anti-science beliefs. उपराष्ट्रपति ने वैज्ञानिक अभिरुचि पर जोर दिया। उन्होंने विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए खास चैनल की जरूरत भी बताई। It is strange that in an India committed to modernity, we have a large number of faith or tradition-based television channels, but none, I repeat none, exclusively devoted to science or science-mindedness. उपराष्ट्रपति ने विकास के लिए ज्ञान आधारित समाज को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक टेम्पर संविधान की देन है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसी की वकालत की थी। कार्यक्रम में कई मशहूर वैज्ञानिकों ने भी शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस मौके पर विज्ञान भवन में आयोजित सेमिनार को कई मशहूर वैज्ञानिकों ने भी संबोधित किया। जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर आर वेंकटरमन रामकृष्णन ने कहा कि विज्ञान को भारतीय भाषाओं में बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। आजादी के बाद से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद भारत में विज्ञान आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय विषय नहीं है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर आर वेंकटरमन रामकृष्णन के मुताबिक इसकी बड़ी वजह है देश में विज्ञान भारतीय भाषाओं में नहीं पढ़ाया जाता। प्रोफेसर आर वेंकटरमन साइंटिफिक टेम्पर विषय पर राज्यसभा टीवी द्वारा आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। India needs to produce many more textbooks. They need to produce good textbooks that are scientifically based in vernacular languages. There are many languages in India, and students will be most comfortable in their mother tongue. Not all of them are going to belong to the middle classes who can afford to send their children to English medium schools. इस मौके पर प्रोफेसर आर गडकर ने वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिकों के बीच फासला कम करने की बात कही। The method is far more important than the product.
because the method is of interest to a much wider group of people than the product is. सेमिनार को परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल काकोदकर और जानी मानी वैज्ञानिक प्रोफेसर इंदिरानाथ ने भी संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पठानकोट आतंकी हमले के सिलसिले में एनआईए गुरदासपुर के पूर्व एसपी सलविंदर सिंह से आज पूछताछ करेगी। एनआईए ने इस बारे में उन्हें समन जारी किया है। सलविंदर सिंह के मुताबिक 31 दिसंबर की रात आतंकियों ने उनका अपहरण कर लिया था, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। एनआईए ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके पहले भी इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। एनआईए उनका पोलोग्राफ टेस्ट करा सकती है। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले में 6 आतंकी मारे गए थे और 7 जवान शहीद हुए थे। कांग्रेस ने पठानकोट आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखने की वकालत की है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीमा पार से गंभीर उकसावे के बावजूद पाकिस्तान के साथ बातचीत को बाधित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तय करना सरकार का काम है कि बातचीत किस स्तर और स्वरूप की जाए। साथ ही सरकार ये सुनिश्चित करे कि देश की सुरक्षा में कोई सेंध ना लगे। Engagement with Pakistan need not be disrupted. What the level or what the nature of that engagement will be, what the intensity of that engagement will be, is a matter of detail for the government, because the government alone is in sizen of such issues. It alone has these facts. It has not shared them with the opposition. कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी के फौज के दिल्ली कूच करने से जुड़े बयान को गलत करार दिया है। मनीष तिवारी ने दावा किया था कि 2012 में यूपीए सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश हुई थी, लेकिन बाद में मनमोहन सिंह सरकार ने भी इस खबर का खंडन किया था। लेकिन इस बीच वाम दलों के साथ जेडीयू ने भी 2012 की इस घटना की पड़ताल की जरूरत बताई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी के बयान को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। मनीष तिवारी ने 2012 में फौज की टुकड़ी के दिल्ली कूच करने की खबर को सही बताया था। इस बीच कांग्रेस ने मनीष तिवारी के बयान से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वो आधिकारिक रूप से पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। कांग्रेस ने एक बार फिर इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी खबर को गलत बताया। Supposed to have taken place contemporaneously. Senior ministers had even then clarified, and I am again clarifying, that there is absolutely no truth in the allegation or the insinuation or the innuendo in respect to which we have heard again today. मनीष तिवारी ने शुक्रवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा था कि 2012 में फौज की टुकड़ियां दिल्ली की तरफ बढ़ी थी और इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर सही थी। Time I used to serve on the Standing Committee of Defence, and it's unfortunate, but the story was true. मनीष तिवारी के बयान को तत्कालीन सेना अध्यक्ष और वर्तमान में विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने गलत बताया है। ऐसा करिए, मनीष तिवारी जी के पास आजकल कुछ काम नहीं है, उनको बोले मेरी एक किताब है, उसको पढ़ लेंगे, अपने आप सब खुलासा हो जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद तत्कालीन इंडियन एक्सप्रेस के संपादक रहे शेखर गुप्ता अखबार की खबर की सच्चाई पर कायम है, तो वहीं वाम दलों के साथ जेडीयू ने इसकी जांच की जरूरत बताई है। वीके सिंह को तुरंत पद से हटाना चाहिए और एक हाई पावर कमेटी बनाई जानी चाहिए जो उस समय के घटनाक्रम की भी और ऐसे भविष्य में किसी संभावनाओं की भी जांच करे। दरअसल साल 2012 में इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने दावा किया था कि सरकार की इजाजत के बिना सेना की 2 टुकड़ियां दिल्ली की तरफ बढ़ी थी। मनीष तिवारी ने दावा किया कि उस वक्त वो रक्षा मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे और इसी दौरान उन्हें इसका पता चला। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर से सटे चंबा में आईटीबीपी की तैनाती की फिर से जरूरत बताई है। वीरभद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से आतंकियों की घुसपैठ की आशंका के मद्देनजर चंबा जिले के साथ साथ पूरे राज्य की सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस बारे में केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि चंबा को सॉफ्ट टारगेट की तरह घुसपैठ के लिए इस्तेमाल करने की आशंका है। चंबा में साल 2012 तक आईटीबीपी की तैनाती थी, लेकिन उससे बाद में वहां से हटा लिया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा और कठुआ से सटी सीमा पर आईटीबीपी की 24 पोस्ट थीं, जिसमें 2012 तक 9 में आईटीबीपी तैनात थी। आतंकियों ने सीमावर्ती इलाके में 1998 में 32 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद तैनाती की गई थी। फिलहाल यहां राज्य पुलिस की तैनाती है। I stand by my earlier demand because
that Chamba border with Kashmir is a very vulnerable border. This border is very vulnerable. You see? Because anybody entering from their side can come behind us. जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के संशय के बीच रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और नितिन गडकरी ने शोक जताने के लिए पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। हालांकि कांग्रेस ने इस मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकालने की बात कही, तो वहीं बीजेपी ने गठबंधन जारी रखने का भरोसा दिलाया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन पर शोक जताने के लिए रविवार को कई नेता घाटी पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की और अपनी शोक संवेदना प्रकट की, लेकिन इस 20 मिनट की मुलाकात को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी महबूबा मुफ्ती के आवास पर पहुंचे। उन्होंने भी मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन पर शोक प्रकट किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये राजनीति पर बात करने का समय नहीं है। राजनीतिक चर्चा करने का दिन आज का नहीं है। मैं राजनीतिक चर्चा करने के लिए आया नहीं। मैंने भारत सरकार की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो उनको एक प्रकार से जो घटना इसको होने के बाद उनको मिलकर हमने आज के दिन में उनको एक अल्लाह उनको ताकत दे ये सब सहन करने की, और हमारी शक्ति सब उनके साथ रहेगी। इन मुलाकातों के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने उम्मीद जताई है कि बीजेपी का पीडीपी के साथ गठबंधन कायम रहेगा। पीडीपी की सहयोगी बीजेपी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए महबूबा को औपचारिक समर्थन नहीं जताया है। उधर महबूबा मुफ्ती को भी सरकार बनाने की जल्दी नहीं दिख रही है। पार्टी का कहना है कि अभी सरकार बनाने को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस 2002 से 2008 के बीच पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर की सत्ता में साझेदारी कर चुकी है। ऐसे में सोनिया गांधी के कश्मीर पहुंचकर महबूबा से मुलाकात करने को अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया पूरी एकाग्रता के साथ जारी रखेगी। सीआईआई पार्टनरशिप समिट में उन्होंने देश के विकास के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में निवेश को जरूरी बताया। विशाखापत्तनम में सीआईआई साझेदारी सम्मेलन में वित्त मंत्री ने विकास के लिए आर्थिक सुधारों को जारी रखने और निवेश पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में हम जिन सुधारों से चूक गए उसे पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि देश सुधारों के रास्ते से भटकने का जोखिम नहीं ले सकता और इसमें हर राज्य को योगदान करना होगा। Some of our reforms which we missed out on in the last few months have to be pursued with a single-minded focus. We can't afford a change in direction. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार स्टार्टअप इंडिया के बाद स्टैंड अप इंडिया शुरू करने जा रही है। इससे महिलाओं और समाज के पिछड़े तबकों में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। After Startup India, we have decided to launch a new program called Stand Up India, and Stand Up India is only available to two sections of society: women entrepreneurs and the SC/ST entrepreneurs. उन्होंने आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में केंद्र की ओर से हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिलाया। साथ ही उम्मीद जताई कि आंध्र प्रदेश अपनी नीतियों की बदौलत निवेश आकर्षित करने में कामयाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ऑड इवन फॉर्मूले पर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने दलील दी कि ऑड इवन फॉर्मूले का सकारात्मक असर दिखा है और इसे एक हफ्ते और बढ़ाने की बात कही गई थी। इस बीच दिल्ली में 15 तारीख के बाद ऑड इवन फॉर्मूले के जारी रहने के कयासों पर रोक लगाते हुए परिवहन मंत्री गोपाल राय ने पहले 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच आने वाले नतीजों और सभी पहलुओं की समीक्षा करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है। दरअसल शुक्रवार को हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर तय अवधि के बाद भी इस नियम को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए इस नियम को आगे बढ़ाए जाने के आसार नहीं हैं। मालदा हिंसा की जांच करने गए बीजेपी जांच दल के 3 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मालदा हिंसा की जानकारी हासिल करने के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया था। इस टीम में
एसएस अहलूवालिया, भूपेंद्र यादव और बीडी राम सदस्य हैं। टीम हिंसाग्रस्त मालदा पहुंची तो स्थानीय प्रशासन ने माहौल बिगड़ने का हवाला देकर टीम से वापस लौटने को कहा। पुलिस ने रविवार को प्रस्तावित हिंदू संगति सभा के कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी थी। और फिलहाल यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। गुरुद्वारा पत्थर साहिब, गुरु नानक देव की लद्दाख यात्रा की यादगार। कहते हैं एक राक्षस से स्थानीय लोग थे परेशान, जिससे गुरुजी की हुई तकरार। झल्लाए राक्षस ने गुरुजी पर किया एक चट्टान से वार। गुरुजी से टकराते ही पत्थर पिघल गया और राक्षस डर गया। राक्षस ने मांग तो ली माफी, मगर चट्टान में बन गई गुरुजी के शरीर की आकृति। यही चट्टान है अब पूजनीय श्री पत्थर साहिब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र धर्म को हर धर्म से ऊपर बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत का दुनिया के लिए योगदान सांप्रदायिकता न होकर आध्यात्मिकता है। प्रधानमंत्री ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई में जैन मुनि की पुस्तक के लोकार्पण के मौके पर यह बात कही। उन्होंने इस बात पर खेद जताया कि दुनिया भारत के लोगों को सही ढंग से समझने में नाकाम रही है। प्रधानमंत्री ने देश की विरासत में योगदान देने के लिए संतों और धार्मिक नेताओं की सराहना की। हिंदुस्तान के पास ऐसी महान परंपरा है, ऐसे महान संत मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या, अपने ज्ञान, अपने अनुभव का उपयोग राष्ट्र के भाग्य को बदलने के लिए, राष्ट्र का भावी निर्माण करने के लिए अपने आप को खपाया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी आज से 3 दिन के केरल दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति आज दोपहर कोची पहुंचेंगे। इसके बाद कोट्टायम के लिए रवाना हो जाएंगे। कोट्टायम में उपराष्ट्रपति को KR नारायण इंस्टीट्यूट फॉर विजुअल साइंस एंड आर्ट्स के कार्यक्रम में शिरकत करनी है। दौरे के आखिरी दिन उपराष्ट्रपति सेनेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहीं पर वो केरल को पूर्ण प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला देश का पहला राज्य घोषित करेंगे। सीरिया के विदेश मंत्री वालिद अल मुअम्मल आज 3 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। यहां वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच सीरिया में जारी हिंसा और राजनीतिक संकट पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पश्चिम एशिया दौरे से पहले सीरिया आए विदेश मंत्री का भारत दौरा काफी अहम माना जा रहा है। नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच देश के आखिरी नरेश ज्ञानेंद्र शाह ने कहा कि उन्होंने महल छोड़ा है, देश या जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ी हैं। ज्ञानेंद्र ने एक बयान में संकेत दिया कि उनकी नेपाल की राजनीति में कुछ भूमिका हो सकती है। 8 साल पहले एक जन विद्रोह के बाद उनका शासन खत्म हो गया था, जिसके बाद उन्हें अपने अधिकार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में जारी संकट पर गहरी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से शांति कायम करने की अपील की है। नए संविधान को लेकर नेपाल में पिछले 150 दिनों से मधेसी आंदोलन कर रहे हैं। उत्तरी कोरिया के हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण के दावे के बाद अब उसके अमेरिका से रिश्ते और तल्ख हो गए हैं। इसी कड़ी में उत्तर कोरिया को एक कड़ा संदेश देने के मकसद से अमेरिका ने अपना बम बरसाने वाला विमान रविवार को दक्षिण कोरिया भेज दिया। यही नहीं, दोनों देशों में एकता दिखाते हुए अमेरिका ने इस विमान ने दक्षिण कोरियाई विमानों के साथ उड़ान भी भरी। उत्तर कोरिया को कड़ा संदेश देने के मकसद से रविवार को ये तस्वीरें सामने आईं।
अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं का कहना है कि दक्षिण कोरिया के 2 F-15 और अमेरिका के 2 F-16 विमानों के साथ बम वर्षक B-52 विमान ने ओसान में उड़ान भरी है। अमेरिका ने बम वर्षक B-52 को दक्षिण कोरिया में ही तैनात कर दिया है। रविवार को ये विमान अमेरिका के गुआम स्थित एंडरसन वायुसेना अड्डे से रवाना हुआ और दक्षिण कोरिया के गयोंगी प्रांत में ओसान के आकाशीय क्षेत्र में पहुंच गया। The United States remains steadfast in its commitment to the defense of the Republic of Korea and maintaining the stability on the Korean Peninsula, to include extended deterrence provided by our conventional forces and our nuclear umbrella. B-52 missions reinforce the U.S. commitment to the security of our allies and partners and demonstrate one of the many alliance capabilities available for the defense of the Republic of Korea. वहीं एक और जहां उत्तर कोरिया अपने हाइड्रोजन बम के परीक्षण को सही बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया अब अमेरिका के साथ मिलकर आपातकाल जैसी हालातों की तैयारी में जुट गया है। 한미 동맹은 그 어느 때보다 공고하며 특히 한미 연합 공군력은 유사시 긴밀한 정보 공유와 강력하고 정밀한 화력을 바탕으로 적의 도발 의지를 무력화시키겠습니다. दरअसल अमेरिका और उत्तर कोरिया में चल रही तल्खी ने उस वक्त विकराल रूप धारण कर लिया जब 4 दिन पहले उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण का दावा किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों ने एक सुर में इसकी निंदा की। परिषद ने जल्द ही उत्तरी कोरिया के खिलाफ कदम उठाने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अरब लीग के विदेश मंत्रियों ने ईरान स्थित सऊदी अरब के दूतावास पर हालिया हमलों की निंदा की है और कहा है कि ईरानी अधिकारी सऊदी दूतावास को सुरक्षा देने में नाकाम रहे। हालांकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के विवाद का असर सीरिया वार्ता पर नहीं पड़ेगा। इधर सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ स्टेफन द मिस्तूरा ने तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ से मुलाकात की है। सऊदी अरब की पहल पर रविवार को काहिरा में अरब लीग के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई गई। हालांकि बैठक का एजेंडा ईरान स्थित सऊदी अरब के दूतावासों पर हमला था, लेकिन बैठक में इराक, सीरिया और यमन के हालात छाए रहे। अरब लीग के विदेश मंत्रियों ने तेहरान और मशहद स्थित सऊदी अरब दूतावासों में तोड़फोड़ के लिए ईरान की निंदा की और चेतावनी दी कि ईरान अरब देशों के अंदरूनी विवादों से दूर रहे। الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالامتناع عن التدخل في شؤون الدول العربية والكف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية. हालांकि लेबनान ने अरब लीग के प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि इराक समेत कई देशों ने सऊदी अरब और ईरान से संयम बरतने को कहा। बैठक के बाद सऊदी विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई कि ताज़ा विवाद का असर सीरिया वार्ता पर नहीं पड़ेगा। لكن بالنسبة للجهود لمحاولة الوصول إلى حل سلمي على مبادئ جنيف واحد فهذه لا زالت مستمرة ونحن نعمل وندعمها بقوة، فهذا ما أتوقع أنها تؤثر على ذلك. इधर सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टेफन द मिस्तूरा ने तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ से मुलाकात की। दोनों के बीच सीरिया में शांति पर काम करने और वार्ता जारी रहने के तरीकों पर चर्चा हुई। ईरान ने आरोप लगाया कि सऊदी अरब वार्ता को पटरी से उतारना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगान सुरक्षा बलों ने दरख्वा जिले को तालिबान के कब्जे से मुक्त कराने का दावा किया है। बीबीसी के मुताबिक सेना, पुलिस और विशेष सैन्य दस्तों की कार्रवाई में करीब 40 तालिबान लड़ाके मारे गए हैं। इधर इस्लामाबाद में आज से तालिबान के मुद्दे पर 4 देशों की वार्ता शुरू हो रही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के बीच तालिबान के साथ रुकी हुई शांति वार्ता फिर से शुरू करने के मुद्दे पर चर्चा होगी। Taliban maybe they think if they do kind of this activity will be have a more visibility and they can again show them as one of the main actor for the peace process or the main side that Afghanistan should be considering them in the power. और उत्तरी यमन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के एक अस्पताल पर सऊदी अरब के हमले में 5 लोग मारे गए जबकि 10 अन्य घायल हो गए। घटना सादा प्रांत की है जहां एक सऊदी मिसाइल अस्पताल से आ टकराया। उधर तैज प्रांत में कब्जे को लेकर अंसारुल्लाह और सऊदी गठबंधन के बीच जंग जारी है। पिछले साल 26 मार्च से यमन में शिया संगठन
अंसारुल्लाह के खिलाफ जारी सऊदी अरब और सहयोगी देशों की कार्रवाई में 2300 से ज्यादा नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। तुर्की ने दक्षिण पूर्व में एक सैन्य अभियान में कम से कम 32 कुर्द विद्रोहियों को मार गिराने का दावा किया है। सुरक्षा बलों के मुताबिक इराक और सीरिया के सीमावर्ती इलाके में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से जुड़े विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन में एक सैन्यकर्मी की भी मौत हुई है। इस बीच तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावुतोगलू के मुताबिक विद्रोहियों के खात्मे तक सैन्य अभियान जारी रहेगा। बात मौसम की। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है, जिसका असर जनजीवन पर दिखाई दे रहा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 14.7 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। वहीं करगिल में न्यूनतम तापमान 0 से 13 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। धौलाधार की पहाड़ियों में हिमपात हुआ है, बर्फ पड़ी है। धर्मशाला के लोगों ने आग की तरफ ज़्यादा अपना रुख कर लिया है, तो ठंड काफ़ी है धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बर्फबारी के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। केलोंग इलाके में न्यूनतम तापमान 0 से 10.9 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। मनाली में पारा 0 से 3 डिग्री नीचे और कल्पा में 0 से 1.8 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। कल के मुकाबले ठंड ज़्यादा है। पहाड़ों में बारिश वगैरह होने की वजह से जो है आज ठंड में थोड़े सी बढ़ावा हुआ है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कई दिनों से हिमपात जारी है। इसके चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैदानी इलाके पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। राजधानी दिल्ली समेत पूरा एनसीआर कोहरे की चपेट में है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज पुण्यतिथि है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनकी हाई स्कूल और उच्च शिक्षा काशी विद्यापीठ में हुई। यहीं से उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। संस्कृत में स्नातक होने के बाद शास्त्री जी भारत सेवक संघ में शामिल हो गए। यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। आजादी के आंदोलन में शास्त्री जी ने सक्रियता से हिस्सा लिया। उन्होंने हमेशा किसानों के हितों की बात की। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उन्होंने कई मंत्रालयों में अहम भूमिका निभाई। पंडित जी के निधन के बाद उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। 1965 में पाकिस्तान हमले के वक्त जय जवान जय किसान का नारा लोगों में एकजुटता की मिसाल बन गया। पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौता उनके कार्यकाल का सबसे अहम फैसला था। इसी समझौते के बाद 11 जनवरी 1966 को उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बताई जरूरत। कहा, तर्कहीन विश्वासों की वजह से असहनशीलता। राज्यसभा टीवी के नए लुक का अनावरण। पठानकोट मामले में एसपी सलविंदर सिंह से एनआईए आज करेगी पूछताछ। हो सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट। कांग्रेस का पाकिस्तान से बातचीत जारी रखने पर जोर। वित्त मंत्री अरुण जेटली का विकास और निवेश पर जोर। कहा, आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया रहेगी जारी। राज्यों को करना होगा योगदान। अफगान सुरक्षा बलों के अभियान में 40 तालिबान लड़ाके ढेर। दरख्वास्त जिले को मुक्त कराने का दावा। वार्ता बहाली के लिए इस्लामाबाद में आज से 4 देशों की बैठक। अरब लीग की आपात बैठक में सऊदी दूतावास पर हमले की निंदा। ईरान पर क्षेत्र में सुरक्षा संकट पैदा करने का आरोप।
ईरान ने कहा सीरिया शांति वार्ता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश।